अर्जेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास बजट की। भजनलाल सरकार का पूर्णकालिक पहला बजट, और बजट में हर तबके को छूने की कोशिश की है, यानी कि बजट में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिला है। हमारे साथ लगातार ये जो सीरीज आप देख रहे हैं उसमें आज हमारे साथ में है पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब, हमारे साथ प्रोफेसर सतीश शर्मा साहब अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ करिश्मा हाडा जी टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ साहिल त्रिवेदी जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर तनिषा पारिक हैं। जोशी साहब, आपके पास में आना चाहूँगा। महिलाओं से जुड़े और अपराध से जुड़ा मुद्दा कोई भी सरकार हो, और खासकर पॉलिटिक्स में आप ये देखिएगा कि नेताओं को रात को भी जगा दो और बोले यार किसी पे मुद्दे तो बोल दो, कह देंगे कि किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महिलाओं की तो पूछो ही मत, कानून व्यवस्था चौपट है। कभी भी देख लीजिए, मैं 27 साल के आसपास मुझे हो गए जर्नलिज्म में, तब से मैं देखता आ रहा हूँ। लेकिन अभी जो बजट है, इससे कुछ मकसद हल होगा या वो केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है? कोई ना कोई सरकार संसाधन लाने के लिए, व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करती है। तो इस बजट से कैसे देखते हैं आप? देखिए योगेंद्र जी, हर सरकार का हर साल एक बजट होता है, उसमें घोषणाएं की जाती है और उसके अंदर इस प्रकार की घोषणाएं की जाती है जिससे पब्लिक के मन में प्रभाव हो और उसकी सुरक्षा के लिए उनको लगे कि भाई कुछ न कुछ ये सरकार कर रही है। अब महिलाओं से संबंधित जैसे अपराध रुकें, अब जैसे भारतीय न्याय संहिता है, इसके अंदर जो मुख्य है वो एक धारा बदली है, बाकी सब पुरानी वैसी की वैसी धाराएँ हैं। लेकिन इस प्रकार की धाराएं हैं ये कि अगर इनको पुलिस काम में लेती है तो जरूर इससे सुधार में आता है कुछ न कुछ। लेकिन मैंने ये देखा है, जैसे पिछली सरकार में निर्भया स्क्वाड बनाया, 45 बच्चियों की एक स्क्वाड बना दी कि भाई आप कॉलेज में, स्कूल में, बस स्टैंड पे, सब जगह आप राउंड लेंगे। तो जब नई बनाई तो हमें भी नजर आई, नीली ड्रेस में स्कूटर पे जा रही है, दो बच्चियां जा रही हैं, देख रही हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद सब गायब हो गए, कोई भी नजर नहीं आया। और आप देखिए जो महारानी कॉलेज के बाहर 2 इंसिडेंट हुए थे, कार में लड़का बैठ के अभद्र व्यवहार कर रहा था लड़की को देख करके, उसकी शिकायत लालकोटी थाने में की गई और लालकोटी थाने वालों ने क्या किया, वो 107, 151 में उसको गिरफ्तार कर दिया। जब वो टीवी चैनल्स में बात आने लगी तब उसमें कोई मुकदमा दर्ज किया। तो बात कहने की कि आप घोषणाएं कितनी भी कर लो, लेकिन उन घोषणाओं में सुधार तभी होगा जब वो धरातल पर ये चीज नजर आएगी। अब धरातल पर यह चीज कौन करेगा? ये करेगी पुलिस और प्रशासन करेगा। अब पुलिस और प्रशासन उन्हीं पुराने कानून, उन्हीं पुराने नियमों के आधार पर चल रहा है। उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए नई सरकार आ जाती है। अब बताओ, थोड़े दिन पहले कांग्रेस सरकार थी, अब बीजेपी सरकार आ गई, तो इन महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित इन्होंने क्या कदम उठाए? अब जैसे मान लो सीसीटीवी कैमरे हैं, अभयवाद कंट्रोल कैंप बना दिया बहुत बड़ा, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग है। सीसीटीवी कैमरे जगह जगह खराब पड़े हैं, आप कहीं जाके देख लीजिए, उन कैमरों की कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। आप क्या समझते हैं, जगह जगह जाम लग जाता है, कहीं रोड पे लोग आके खड़े हो जाते हैं, महिलाओं को छेड़छाड़ बस स्टैंडों पे होती है, कॉलेज के बाहर होती है। आप देखिए उस जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना, उनकी निगरानी कौन करता है? मतलब जब तक नागरिक टेलीफोन न करे, और टेलीफोन भी करे 100 नंबर पे करेगा, टेलीफोन उठेगा तो उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा, तो उसकी सूचना पुलिस नागरिक न करे, पुलिस अपने आप घटना स्थल पर पहुंचे। इसीलिए तो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। तो सीसीटीवी कैमरे लगाने मात्र से, उनके लिए बजट पास करने मात्र से 5500 पुलिस वाले नियुक्ति देंगे, इस मात्र से ये चीजें सुधार होने वाली नहीं है। दूसरा, अभी मैं एक टीवी चैनल पे गया था, वहां कह रहे थे कि साहब समाज में सुधार लाइए। मैं ये कह रहा हूं, समाज में सुधार लाइए तो लाएगा कौन? हम ये कह रहे हैं कि पुलिस में सुधार लाइए, प्रशासन में सुधार लाइए, समाज अपने आप सुधर जाएगा। अब रात को 2 बजे महिला जा रही है, अब उसमें समाज आएगा क्या? रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जा रही है, रेलवे स्टेशन से घर जा रही है, घर से आप रात में 2 बजे जाते हैं, आप सुरक्षित कैसे हैं? आपको ऑटो रिक्शा वाला इवटीज कर सकता है, आपको गुंडे बदमाश गाड़ी रोक करके, कई घटनाएं हुई हैं जिनमें रात में जा रही है, गुंडे आए, दारू पिए हुए, गाड़ी रोकी, महिला को छेड़छाड़ कर ली, खींच लिया, बिठा लिया, पटक लिया। उसके लिए समाज नहीं आता है। ये समाज सुधारक तो जब है जब समाज बैठा हुआ हो शांति से और हम उसको सुधार रहे हो। लेकिन इस प्रकार के जो अपराधी है उसके लिए पुलिस को बिल्कुल दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा इन अपराधियों को।
तब जाकर के ये सुधार होगा, मात्र घोषणाएं करने से सुधार नहीं होगा। जी सतीश जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। हर बार घाटे का बजट कहा जाता है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपसे इस वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ पे वेलफेयर स्टेट की हमने उदाहरण बनाई है, और अगर आपको वेलफेयर स्कीम्स लानी है तो पैसा खर्च करना होगा। पैसा कहाँ से आएगा? आपको कर्ज लेना पड़ेगा, या आपके पास में जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें एक्सपेंडिचर के लिए आप खर्च कर लेके आ सकते हैं अपना एजेंडा। पब्लिक को ये हमारे लिए बताना जरूरी है कि वाकई अच्छा होता क्या है कि पॉलिटिकल एजेंडे के थे जो सरकार में बैठे हैं वो कहेंगे कि देखिए वेलफेयर स्कीम के लिए हमने कर्ज लिया है, उधार का घी पीने के लिए नहीं लिया है। ये हर बार सुनते हैं, चेहरे बदलते हैं, बात यही आती है। तो वाकई इन बजटों को थोड़ा सा अगर एक आम पब्लिक समझना चाहिए कि बजट क्या है और बजट में घाटे का क्या मामला होता है। सर मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि आज की जो स्थिति है, राजस्थान सरकार के ऊपर 5 लाख करोड़ रुपए का टोटल डेट है। आप इस स्थिति को ऐसे समझिए कि हमारे पास पैसा आ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? आज राजस्थान सरकार अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है, वो पैसा नहीं आ रहा है। बेसिकली आप अपनी असेट को सेल कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ये रेवेन्यू रिसीट्स का आप सिंपल मतलब ऐसे समझिए कि हमारे पास जो जीएसटी कलेक्शन आ रहा है या सरकार जो भी एक्टिविटीज़ कर रही है, जो पैसा आ रहा है सरकार के पास में, वो पैसा हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल रेवेन्यू आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कम है। हमारे को यहाँ स्थिति इस बात को समझना है कि किसी भी तरह सरकार ये प्रयास करे कि सरकार के जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, यानी सरकार की जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है, उनसे जो पैसा आ रहा है, हमारे पास पैसा वहाँ से जनरेट होना चाहिए। अभी हो क्या रहा है? सरकार डिसइन्वेस्ट किए जा रही है, हम हमारी एसेट्स को सेल किए जा रहे हैं। इससे किसी भी तरह की राजस्थान सरकार की जो फिस्कल डेफिसिट की स्थिति है वो और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई बार इस बार को चेता चुका है, केंद्र सरकार इस बात को बोल चुकी है कि इस बात के पूरे प्रयास करने हैं कि किसी भी तरीके से हमें यहाँ पे जो हमारा घाटा बढ़ता जा रहा है, हमारा मेजर जीडीपी का जो पैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो सिर्फ हम ब्याज का पैसा देने में खर्च कर रहे हैं। तो एक्चुअल में काम हो कहाँ रहा है? तो मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। वेलफेयर स्कीम्स के नाम पे आप जो बंदर बांट कर रहे हैं या जो रेवड़ी बांट रहे हैं, मैं आपको ये बात फैक्ट बता रहा हूं, पाकिस्तान श्रीलंका की जो हालत हुई है, वर्ल्ड बैंक 54 देशों को लेकर कह चुका है कि वो बैंकरप्सी के बिल्कुल कगार पर हैं। उसी स्थिति पे आज हम लोग खड़े हैं और मैं ये मानता हूं कि राजस्थान उन स्टेट्स में से है, वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया जहां फिस्कल डेफिसिट की स्थिति बहुत भयावह है। और अगर इस पर काम नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि स्थिति और ज्यादा नाजुक होती जाएगी। और अगर इस स्थिति से बाहर निकलना है, हमें हमारे एमएसएमई पे काम करना पड़ेगा, हमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग अगर होंडा में हो रहा है, हीरो में हो रहा है, वो ऑटोमेशन से हो रहा है। आपको अगर एक्चुअल में ग्रोथ करना है इकोनॉमी के अंदर, आपको टैक्स चाहिए, एक्साइज चाहिए। आप जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जहाँ से 42% हमारी रेवेन्यू आती है, उसको स्ट्रेंथन करिए। हम उसे स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं। एआई आ गया है, बैंकिंग के अंदर बहुत सारी हम चीज़ें देख रहे हैं, पूरी तरह से चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी है। हमें इस स्थिति को समझना पड़ेगा। अगर आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट्स को लेके फाइनेंशियल क्रंच फील कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए स्थिति बहुत खतरनाक होने वाली है। जी, क्योंकि बजट देखिए हर बजट अच्छा ही होता है, लेकिन पैसे की बात आती है। और जैसे जोशी साहब ने कहा कि बजट तो सारे अच्छे होते, लेकिन बात होती है धरातल पे उतारने की। इस बजट पे कुछ प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए सरकार को। सर मुझे लगता है कि सरकार को, जैसा मैंने अभी आपको बताया, हमें एमएसएमई पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 2024 एक पॉलिसी बना रहे हैं हम इसके लिए। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं आपको कि सरकार की जो पॉलिसी है, आज आप वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल देखिए। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? ममता जी ने प्राइवेट सेक्टर को, आप 1-2% लोगों को रोजगार दे सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उससे ज्यादा आपका परसेंटेज नहीं जा सकता। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, आप प्राइवेट सेक्टर की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसे आप रूल आउट नहीं कर सकते। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझने की हमें जरूरत है। मैं आपको फिर यही कहना चाह रहा हूं, आप इन्वेस्टर समिट करिए, आप लोगों को बुलाइए, एमओयू साइन हो रहे हैं, कॉन्क्रीट रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप इंसेंटिव्स दीजिए, सब्सिडाइज करिए चीजों को। महिंद्रा सेज की तरह जो आपने डिफरेंट पार्क्स बनाए हैं, आईटी पार्क्स बनाए हैं, उन्हें और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। जब तक राजस्थान सरकार रेवेन्यू रिसीट्स पर फोकस नहीं करेगी, आज स्थिति यह है, रेवेन्यू रिसीट यानी सरकार कमा कम रही है, प्रॉपर्टी बेचकर सरकार पैसा हमारे पास में आ रहा है। खर्चे की बात करें
तो हमारे यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो बढ़ रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस प्रपोर्शन में बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर से मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में समझा देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चा जो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट के अंदर इंफ्रा को क्रिएट करेगा, हाईवेज बनेंगे, रोड बनेंगे। मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वेलफेयर स्कीम्स आप करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये पैसा खर्च हो रहा है, इससे स्टेट के लिए अब क्या रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जी करिश्मा जी, आपके पास में आना चाहूँगा। और होटल इंडस्ट्री या फिर टूरिज्म, रिलीजियस जो सर्किट्स हैं उनको भी प्रमोट करने की बात कही गई है, तो इससे कुछ होगा? क्योंकि हम लोग वर्षों से ये बात तो कहते आए हैं कि दुनिया में आने वाला कोई भी टूरिस्ट जो भारत आता है उसका हर तीसरा टूरिस्ट राजस्थान में आके जाता है। और हमारे यहाँ बहुत सारी संपदा हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, हमारे यहाँ की कुछ आर्ट कल्चर के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य भी है, यानी कि एक बहुत समग्र मिश्रण राजस्थान में देखा जा सकता है। तो इस बजट से कुछ उसमें पंख लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे योगेंद्र जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछली सरकार के अंदर आपने देखा होगा कि कितना बजट पास हुआ था, और इस सरकार में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 घंटे से ज़्यादा वैसे चीज़ें बोल के और एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है चीज़ों में। और जो हमारे यहाँ राजस्थान की जो चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो लोगों ने अभी तक देखी नहीं है, जो छुपी हुई है, तो अभी जैसे खाटू श्याम जी हो गए, करणी माता हो गई, जीण माता हो गई, ये जितने भी टेम्पल्स हैं इनमें कॉरिडोर्स बनने वाले हैं। ऐसा तो पहले नहीं हुआ, अचानक से चीज़ें ये क्यों हो रही हैं? तो इसका मतलब यही है कि जब यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा धर्म स्थानों पे भी होगा, हमारे हेरिटेज में भी होगा। और जो चीज़ें लोगों ने देखी नहीं है अभी तक, टूरिस्ट जो आते हैं सिर्फ गोल्डन ट्रायंगल टूर्स ही लेते हैं, दिल्ली चले गए, जयपुर आ गए, जोधपुर, उदयपुर, ये ही कुछ गिनी चुनी चीज़ें थी। पर अब जो चीज़ें होने वाली हैं वो ऐसी चीज़ें भी होने वाली हैं जो छुपे हुए कुछ हेरिटेजेस हैं या कुछ ऐसे स्थान हैं, वो जैसे गरड़िया महादेव हो गए, कुछ और ऐसे स्थान हैं, उनको और लाया जाएगा लोगों के सामने, और स्थानों में चीज़ें ज़रूर परिवर्तित होगी। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में आने वाले भविष्य में और भी फ़ायदा होगा। जैसे भक्तगण जाते थे भीड़ भाड़ में, आप ये देखिए कितना ज़्यादा लोग परेशान होके कई मूर्छित हो जाते थे, कई लोग मर गए भीड़ के अंदर। तो जब कॉरिडोर बन जाएंगे और चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी तो लोगों को कितनी सहूलियत आ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में ये जो हमारा अगर देखा जाए कोरोना के टाइम में पर्यटन जो नीचे गिरा था और पिछली चीज़ों में जो पर्यटन का विकास नहीं हो पाया था, वो अब धरातल पे काम होगा, अवश्य रूप से होगा, और चीज़ें और अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट होगी। जी साहिल जी, आपके पास में आना चाहूँगा। खासकर महिलाओं को लेकर के, महिलाओं को मुद्दा काफ़ी बनाया जाता है, लेकिन बजट में कुछ राहत के छींटे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बजट में बहुत सारी चीज़ें अगर कहीं अगर वो इम्प्लीमेंट होती है महिलाओं के ऊपर, जैसे कि हमारे बालिका सैनिक स्कूल की बात कही गई है, तो मेरी भी बचपन से आर्मी मिलिट्री में जाने की इच्छा थी। और मेरी जैसी मेरी छोटी बहनें हैं, अगर उनके लिए बालिका सैनिक स्कूल खुलता है तो क्योंकि वो भी इक्वली महिलाओं को माना गया है, तो बालिका सैनिक स्कूल उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। दूसरा, जो हॉस्टल्स और पीजी की सुविधा, क्योंकि जब भी कोई माता पिता गाँव से अपनी बच्ची को बाहर पढ़ने या रोज़गार के लिए भेजते हैं तो वो बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारी बच्ची वहाँ रहेगी, इतना खर्चा होगा। तो वो भी एक बहुत अच्छी पहल है अगर सरकार इम्प्लीमेंट करती है तो। उसके अलावा हमारे 5 लाख से बढ़ा के 15 लाख उसके लिए महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना में कर दिया गया है, अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा 2 लाख अमाउंट नहीं बढ़ाया, इसमें 5 लाख जो दीदी लखपति दीदी बनाई जानी थी, इनका दावा है कि 3 लाख तो हम इस साल बना, मतलब अब तक बन चुकी हैं। हाँ। इनको 5 लाख से 15 लाख तक। और दूसरा एक 2 लाख SHG ग्रुप्स, जिससे सेल्फ स्किल डेवलपमेंट होगा, तो महिलाएं अगर रोजगार होंगी तो GDP में बहुत मदद करेंगी, अपने परिवार में भी मदद करेंगी और कदम से कदम मिला के चल सकेंगी। आज मैं जब भी बाहर जाती हूँ, अन्य प्रदेशों में घूमती फिरती हूँ, महिलाओं से बातचीत करती हूँ, तो जब भी मैं राजस्थान की तरफ देखती हूँ तो देखती हूँ महिलाएं खुद अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं। तो अगर SHG ग्रुप होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, तो महिलाएं अपना रोजगार अपने घर से अपने बच्चों को संभालते हुए कर सकेंगी, अपने स्किल्स पे काम करते हुए। जैसे कि महिलाएं क्रिएटिव
आपने देखा होगा कि कढ़ाई बुनाई राजस्थान की महिलाएं बहुत अच्छी करती हैं, सिलाई राजस्थान की महिलाएं बहुत अच्छी करती हैं। अगर उन्हें एक थोड़ा सा सिखाया जाए तो वो और अच्छा प्रेजेंट कर सकती हैं। तो जिस तरह से बजट हमारी उप मुख्यमंत्री जी ने बताया है, उस तरह से अगर इम्प्लीमेंट होता है तो अगर हम 5 साल में राजस्थान को बड़े शहरों पुणे मुंबई की तरह देख पाएंगे शायद, क्योंकि टूरिज्म में भी इम्प्लीमेंट हुआ है, बच्चों के लिए भी हुआ है, बालिकाओं के लिए भी इतनी सारी बालिका सैनिक स्कूल में हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां पढ़ पाएंगी। दूसरा पीजी वगैरह में रह के जो माता पिता शहर के डर से बच्चों को भेजते नहीं हैं कि कहाँ रहेंगी, तो अपने बच्चों को बाहर भेज पाएंगे पढ़ने के लिए या फिर रोजगार करने के लिए। क्योंकि कई बार मैंने बहुत सारी बच्चियां ऐसी देखी हैं जिन्हें नौकरी तक गांव के पेरेंट्स छुड़वा देते हैं कि नहीं नहीं नौकरी करके क्या करना है, शादी करो, इतनी दूर 200 किलोमीटर शहर में रहोगे, वहाँ कैसी सुविधाएं होंगी, किसके भरोसे छोड़े, कौन से हॉस्टल पीजी में छोड़े। तो अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है तो हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और माता पिता का और हमारे परिवार के सदस्यों का भी बहुत हेल्प भी मिलेगी और बहुत आगे भी हमारा राजस्थान, एक स्वर्णिम राजस्थान का चेहरा मैं इस बजट के साथ देख पा रही हूँ। बिल्कुल, देखिए बजट डेवलपमेंट के लिए आता है, हर सरकार ये बात कहती भी है कि बजट बहुत अच्छा बजट, ऐतिहासिक बजट, इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। क्योंकि बजट का दायरा, बजट का आकार, कर्ज का आकार, ये सब समय के साथ बढ़ता है, क्योंकि आप जैसे जैसे चलते हैं आगे तो खर्चे भी उसी तरह से बढ़ते हैं। और अगर हम यूँ देखें कि हर बजट की हर चीज़ जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, इंटरलिंक होता है। अब टूरिज्म के लिए आपको सड़कें चाहिए, सड़कें आपकी परियोजना बन रही हैं, 6 बड़ी वृहद जिनको योजनाएं कह सकते हैं वो पानी की योजनाएं आ रही हैं। आप पढ़ोगे लिखोगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो वो सब चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती है। चलिए तनिषा हमारे साथ में है, इंटरनेशनल प्लेयर है। तनिषा, मैं वर्षों से देखता आ रहा हूँ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो पेरेंट्स के सामने ये बात होती है कि बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, सही है, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी तो भविष्य क्या है, इसमें पूछते थे ना पहले बच्चे। अब रोजगार के अवसर हैं और मिले भी हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको। तो क्या लगता है कि इस बजट में जो एक स्पोर्ट्स के लिए जो बच्चा समर्पित होता है वो, उसके पेरेंट्स, उसका परिवार, उसकी कुछ चिंताएं दूर होती दिखाई दे रही हैं इसमें? जी, होती दिखाई दे रही है। जिस हिसाब से हमारी सरकार इस पे काम कर रही है और बजट बढ़ाया, 250 करोड़ रुपए का बजट है स्पोर्ट्स के अंदर दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए काफ़ी उत्साह की बात है। इससे ये लोग काफ़ी अपने आप में डेवलपमेंट कर सकते हैं, काफ़ी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे पिछले 5 वर्षों में कई भर्तियां निकली थी और आगे भी बढ़े हैं बच्चे। वैसे इस एक साल के अंदर 1 लाख भर्तियां निकली है और बच्चों का एडमिशन हुआ है और काफ़ी लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया भी है और इसी कारण आगे बच्चे स्पोर्ट्स में भी अपना दे रहे हैं पूरा 100%। तनिषा, बड़ी बात ये आती है कि आपको भी लगता होगा, आपके पेरेंट्स को भी लगता होगा कि ये खेलने जा रही है तनिषा, टोकते भी होंगे, पापा नहीं तो दादी दादा ये टोकते होंगे कि भाई पढ़ाई करो, कहीं कुछ मास्टर बन जाओगे, कहीं आप कुछ और बन जाओगे, कहीं पे अच्छी नौकरी में चले जाओगे, ये बात कहते हैं। स्पोर्ट्स में जनरली ये बात सुनता हूँ, खासकर जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं वो लोग तो कहते हैं नहीं खेलो, कोई को अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। हाँ। लेकिन हर बच्चे को नहीं मिल पाती है। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूँ कि वो इस बजट में फिक्र जो होती है किसी की, परिवार की, वो दूर होती दिखाई दे रही है कि आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे। हाँ, आपको भत्ता मिलेगा। इसमें तो काफ़ी 250 करोड़ रुपीस काफ़ी ज़्यादा है और इसमें काफ़ी बच्चों का आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहले इतना नहीं था मगर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है और मेरे को लगता है कि आगे बढ़ेंगे। जी, अभी जो रूल्स में है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आता है, आप गोल्ड मेडल जीते हैं आपने नेशनल उसमें, तो अभी आप जॉब में हैं? नहीं, अभी मैं 18+ हूँ जी। अभी 18। लेकिन सुना होगा कि काफ़ी लोगों को जॉब मिल चुका है। हाँ, काफ़ी हमारे स्पोर्ट्स, हमारे गेम्स में भी काफ़ी लगे हैं और पहले। तो इसमें आपके फ्रेंड्स और इनसे चर्चा होती है कभी कि अभी भी दिक्कतें ये हैं रोजगार के लिए? क्योंकि मैं कईयों को देखता हूँ, पिछले दिनों भी एक बच्ची आई थी, उसका कहना था कि हमें सब जो भत्ता मिलना चाहिए वो भी पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। हाँ, काफ़ी तरीके से ऐसा है कि हमारे गेम में फेडरेशन
हमें जो स्टेटस सिंबल है हमारा, उस चीज़ को उसको मेंटेन किया जाए। उसके लिए ये क्या करते हैं कि पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके और कांस्टेबलों की नियुक्ति करवा लेते हैं। और आप देखिए कि ये जो जितने राजनेता होते हैं, छोटे मोटे हों, चाहे पार्षद हो, चाहे कुछ भी हो, ये किसी न किसी प्रभाव को काम में लेकर के कोई पुलिस का कांस्टेबल अपनी गाड़ी में आगे बिठा लेते हैं, कोई क्या करते हैं, घर पे पुलिस लगवा लेते हैं। तो जो 5000 के करीब राजस्थान पुलिस के जयपुर की जो स्ट्रेंथ है, उसमें से 5000 पुराने जो रिटायर हो चुके उन अधिकारियों के यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। जो अभी राजनेता नहीं है, एमएलए नहीं है, उनके घर पे भी आपको सुरक्षाकर्मी मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये इनका मिसयूज है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस चीज पर रोक लगनी चाहिए कि बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो स्टेटस सिंबल को हटा के इन लोगों के अंदर रोक लगनी चाहिए। हालांकि बजट का पार्ट नहीं है, हाँ, लेकिन हमें बजट के साथ साथ एक करना चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मान लीजिए इन्होंने ये कहा है कि सिक्योरिटी पुलिसिंग अलग हो, उसके लिए 5500 अलग हो, तो कम से कम जो पुलिस के जो काम करने वाले हैं, जो थाने में लगने वाला स्ट्रेंथ है, वो तो कम से कम थाने में आएगा वापस और वो काम कर पाएगा। अब इसमें एक बड़ी जो कमजोरी मुझे लगी है वो साइबर एक्सपर्ट्स की नियुक्तियां नहीं है। जबकि हमारे राजस्थान में कमिश्नरेट में एक साइबर का इंस्पेक्टर लगा हुआ है, उसके पास कम से कम 445 मुकदमे दर्ज हैं और 32 जिलों में एक इंस्पेक्टर, एक डीवाईएसपी लगा हुआ है, लेकिन साइबर टूल्स नहीं है और एक्सपर्ट नहीं है। आप यहाँ एक्सपर्ट चाहिए। आप देखिए अलवर में, जहाँ भरतपुर के अंदर मेवात के इलाके में, वहाँ अनपढ़ लोग हैं। वो अनपढ़ लोग एटीएम भी काम में लेते हैं, वो सारा काम वो कर रहे हैं, साइबर के ठग हैं बहुत जबरदस्त, उनको वो पार नहीं पाड़ रहे हैं। और हमारे पुलिस के कर्मचारी उनसे संघर्ष नहीं कर पाते हैं कि वो किस तरह से इसमें काम करते हैं, और हैं पढ़े लिखे नहीं जब बिल्कुल ही। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो बजट में साइबर अपराध से संबंधित एक विशेष दल का गठन करके उनकी ट्रेनिंग करा के प्रत्येक थाने में उनकी नियुक्ति, प्रत्येक जिले में उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। ये कमी महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। आप जब तक सरकार की ओर से पैसा नहीं देकर के मजबूत किया जाएगा, देखिए इसके लिए एक फंडिंग भी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी आती है। और सबसे रोचक बात मैं बताना चाहूँगा, ये CSR के जरिए भी करवाए जा सकते हैं। ये थोड़ी सी स्मार्टनेस शो करनी होगी कि वहाँ पे पुलिस कप्तान साहब करें या फिर जिसके भी जिम्मेदारी हो वो लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स में भी आप ये चीज़ें करा। लेकिन बड़ी बात यही होती है कि मॉनिटरिंग, मैं देख रहा था जब यहाँ पे हमारे अभय कमान का शुरुआत हुई तो उसमें मीडिया को बुलाया गया कि क्या हुआ साहब, कि अफीम की पुड़ियाँ बेचते हुए या चरस बेचते हुए पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया कि हमने टीवी में देखा, मॉनिटरिंग की पकड़ लिया।
अरे साहब लेकिन रोज हो रहे हैं, मारपीट करके निकल जाते हैं, रात को लूटपाट करके चले जाते हैं, वो कैमरे में नहीं दिखाई देते हैं। कैमरे दुरुस्त नहीं है या तो फिर मॉनिटरिंग का अभाव है। ये भी एक सिस्टम का हिस्सा है जिस पे गौर करना चाहिए। और अगर स्टाफ और बर्डन है तो मुझे लगता है कि उसे रिलैक्स देने के लिए आपको नफरी बढ़ानी होगी तभी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप निवेश लेके आना, मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पे चैन है एक दूसरे से, पुलिस, सड़कें, इंडस्ट्री, एक भरोसे की बात होती है। अगर आपके यहाँ निवेशक आ रहा है कोई, मैं भी बहुत दिन पहले की बात है, कुछ लोगों से मिला मैं कि भिवाड़ी से, नोएडा से कई लोग दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं जयपुर में या दूसरी जगह पे। क्यों हो रहे हैं कि साहब वहाँ थोड़ा माहौल गड़बड़ है, भिवाड़ी वगैरह में यहाँ पे तो गड़बड़ है, तो बच्चों को हम वहाँ छोड़ रहे हैं। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी, आपके निवेशक कौन आएगा? वो देखा कि मैं हफ्ता वसूली देने तो आया नहीं हूँ, यहाँ पे काम करने आया हूँ, वो आपका एक एम्प्लॉयर है। तो ये माहौल बनाने के लिए आपको पुलिस पर विशेष रूप से फोकस करना होगा। मैं सतीश शर्मा साहब के पास में जाना चाहूँगा। सर, बजट में हमने प्रायोरिटीज़ की भी बात की और दूसरी भी बातें की, तो यहाँ ये कहा जाएगा कि घाटा कम किया जा सकता है, या ये तो सोच से परे की बात है, सोचना ही नहीं चाहिए हमें? सर, मैं आपको इसमें बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। अमेरिका 90s तक पूरी तरह से पेट्रोल के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर डिपेंडेंट था। 91 के अंदर उन्होंने शेल ऑयल को इन्वेंट करना स्टार्ट किया। 2005 आते आते वो सेल्फ सफिशिएंसी की कंडीशन में आ गए। 2016 में उन लोगों ने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। ये क्यों हुआ? बिकॉज उन लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। आज राजस्थान में मेरा ये एडवाइस है, मेरा ये सजेशन है कि आप फ्रीबीज मत करिए, रेवड़ी मत बांटिए, आप चीज़ों को इंसेंटिवाइज करिए। ऑलिव ऑयल नाम का दुनिया में 72% ऑलिव ऑयल स्पेन से आता है। राजस्थान में उसकी संभावनाएं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो पेड़ बड़ा होने में 4 साल का समय लेता है। सरकार 4 साल तक किसानों को इंसेंटिवाइज करे, पैसा दे, उसके बाद 70 साल तक वो फ्रूट बियर करता है जिससे कि ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस होता है। मुझे लगता है आपको इस थॉट प्रोसेस के साथ काम करना होगा। अगर अमेरिका एक 100% इंपोर्टिंग पेट्रो नेशन से अगर एक एक्सपोर्टिंग नेशन बन सकता है 24 में, आज जो आप हालात देख रहे हैं, इस टाइम पे अमेरिका पूरे यूरोप को पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूस करके दे रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है, एंड नाउ इट हैज बिकम अ एक्सपोर्टिंग नेशन। मुझे लगता है यही हमारी सरकार को करने की जरूरत है। सब्सिडी दीजिए लेकिन इंसेंटिव के साथ में, आप प्रोडक्टिविटी से लिंक करिए। और मैं आपको बता रहा हूं बहुत संभावनाएं हैं। जोजोबा के ऊपर हमारे यहाँ काम हुआ लेकिन वो सिर्फ कागजों में होकर रह गया। आप ड्रैगन फ्रूट के ऊपर बहुत काम हो सकता है। राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हमें सब्सटेंस फार्मिंग से आगे बढ़ते हुए कमर्शियल फार्मिंग के ऊपर सोचना पड़ेगा। हमें ज्वार बाजरा से बाहर निकलना पड़ेगा और जितनी भी कमर्शियल क्रॉप है उन पे फोकस करने की जरूरत है। और ये स्थिति सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये बाकी सेक्टर के लिए भी है। आप एमएसएमई के लिए काम करिए, इंसेंटिवाइज करिए, ट्रांसफर मत करिए, वो मिसयूज होगा। आप उसे प्रोडक्टिविटी से लिंक करिए। मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपका एक्सरसाइज बढ़ेगा। वाटर स्पोर्ट्स में बहुत संभावनाएं हैं। आप टिहरी डैम जाइए, लाखों रुपए का बिजनेस है, करोड़ों रुपए का बिजनेस है। क्या हम वो संभावनाएं बिसलपुर डैम में क्रिएट नहीं कर सकते? वाटर स्पोर्ट्स में बहुत पैसा है। सरकार अगर ध्यान दे इन चीजों पे, मैंने रिटर्न में भी भिजवाया है सीएमओ को, और इस पे एक्चुअल में काम होना चाहिए कि वाटर स्पोर्ट्स में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। 100% हम एक ऐसा स्टेट बन सकते हैं जहां हमारा फिस्कल डेफिसिट, आज 2,12,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू आ रहा है, 2,73,000 करोड़ रुपए हमारा खर्चा हो रहा है। इस डेफिसिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, 70,000 करोड़ का जो हम घाटा देख करके चल रहे हैं, हालांकि यूनियन बजट अभी तक आया नहीं है। मुझे लगता है पेयजल योजनाएं हों चाहे दूसरे हो, कितना पैसा सरकार ने जो दायरा बढ़ाया है वो उस पैसे का भी जल जीवन मिशन का, सड़कों का, प्रधानमंत्री सड़क योजना, आयुष्मान योजना है, उसमें जो पैसा आएगा उसको सेट करेंगे। लेकिन आपकी बात सही है कि हमें थोड़ा सा लीक से हटना पड़ेगा। हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं कि बसें खरीद लीजिए और वो लोगों को सुविधा दे दीजिए, बस प्राइवेट उस पर मोड पे दे दीजिए। आप कितनी सैलरी देते हैं? जो प्राइवेट बस वाला 10,000 रुपये कंडक्टर को देता है, आपके जाते हैं 70-75,000 रुपये, तो घाटे में तो जाना ही है। कुछ उस थॉट पे हमें विचार करना होगा घाटे से बाहर निकालने के लिए। मैं करिश्मा जी आपके पास में आना चाहूँगा एक बार फिर। कुछ चीज़ों को लेकर के कहा गया है, खासकर महिलाओं को लेकर के। अभी जैसे साहिल जी ने भी बताया, महिला हमेशा एक टूल बनी है राजनीति का, लेकिन टूल के साथ साथ हमें कुछ करने की भी आवश्यकता है। वो इसमें दिखाई दे रहा है कि टूल नहीं, महिलाओं के लिए कुछ करके भी बताया है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि टूल नहीं है महिला, ये तो कथन ही गलत है। माफ़ी चाहूँगी, मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि जिन्होंने ये सत्र बनाया है वो भी तो एक महिला है।
हमारी जो उप माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो एक महिला हैं, तो उन्होंने महिलाओं की चीज़ों की दृष्टिकोण से देख के ही मुझे लगता है कि उनकी सुरक्षा के लिए और बाकी चीज़ों के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं इस बार की, तो मुझे लगता है कि महिला एक टूल नहीं है जो अभी जैसे इन्होंने निकाला है काली पॉलिटिकल टूल बनता है। तो आपको लगता है कि भरोसा है कि महिला फाइनेंस मिनिस्टर, डबल इंजन की सरकार वैसे हो गई, ऊपर भी महिला है नीचे भी महिला है, तो लगता है कि बिल्कुल कल्याण होगा? बिल्कुल कल्याण होगा, क्योंकि अभी तक तो पुरुषों के हाथ में थी कमान। तो पुरुषों ने, आपने देखा होगा कि पिछली गवर्नमेंट में 100 करोड़ का हमें टूरिज्म के लिए दिया था। इस बार एक महिला पधारी हैं, उन्होंने 5000 करोड़ का टूरिज्म को दिया है। तो कुछ तो यहाँ पे पुरुष होता तो नहीं देता? हाँ, यहाँ पुरुष होता तो नहीं देता? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी पुरुष होते तो नहीं देते, पर हो सकता है कि जो महिला सोच पाई, क्योंकि देखिए महिला ही घर संभालती है, एक कहते हैं ना होम मिनिस्टर महिला को क्यों कहा जाता है, जगत जननी है महिला, शक्ति के बिना तो स्वयं शिव अधूरे हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो उसी चीज़ पे मैं ऐसा नहीं कहूँगी पुरुष होते तो नहीं करते, पर जो विचारधारा इन्होंने सोची, क्योंकि एक महिला, एक आम महिला को क्या चाहिए जीवन में, उसको रखते हुए चीज़ों को इन्होंने सोचा और उसी चीज़ को आगे बढ़ाया। वो अब आप वो टूल नहीं रही है, और वो महिला अब आजकल की टूल है भी नहीं योगेंद्र जी। और देखा जाए तो अब आज सुरक्षा की भी बात अगर अपन करें इन सब चीज़ों में, तो कालिका स्क्वाड भी निकाला है उन्होंने सुरक्षा के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें संगठन में ही शक्ति है कहा जाता है। तो अगर समाज को और एक लीडर के तौर पे वो सबको ये चीज़ें दे रही हैं, तो हम सबका मिलके ये काम है कि हम सब भी चीज़ों को साथ में आगे लेके जाएं। चलिए, मैं साहिल, जिस समय कम है, आप दोनों को 30-30 सेकंड दे पाऊंगा। मैं एक बस कंक्लूड कराना चाहूँगा ऐसी चीज़ से आपके साथ में जो महिलाओं के लिए एक मैसेज जा सके कि हाँ, बजट में ये चीज़ें जिससे आपको संतुष्टि मिल रही हो इसमें। देखिए, महिलाओं के लिए जो बजट पारित हुआ है उससे संतुष्टि तो है, वो इम्प्लीमेंट कितना होता है देखते हैं। एक बहुत ज़रूरी पहलू बजट में जो रह गया है, आजकल का जो युवा है और प्रत्येक लगभग हर दूसरा व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनसे बहुत परेशान है, और बहुत ज़रूरी था बजट में और हर डिपार्टमेंट में इसको इंट्रोड्यूस करना कि एक मनोवैज्ञानिक को वहाँ पे मतलब एक मनोवैज्ञानिक की वैकेंसी हो और वो उनको काउंसलिंग करे, और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लगभग सभी सरकारी डिपार्टमेंट में। क्योंकि अगर मैं देखूं तो 4 या 5 साल के बच्चों को मैंने कहते हुए सुना है कि डिप्रेशन हो रहा है, और 70 साल का आदमी भी यही कहता है। जबकि लाइफ स्टाइल अगर आज से 25 साल पहले की मैं देखूं और आज की देखूं तो बहुत आसान हो गई है। फिर किस चीज़ का डिप्रेशन है, किस चीज़ का स्ट्रेस है, हम हर चीज को अपने पर हावी जी। साहिल जी, मैं माफी चाहूंगा, तो समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा, नहीं, अच्छा सुझाव दिया है कि देखिए इंडेक्स को हमें तलाशना होगा और उसमें आगे बढ़ने के लिए वो चीजें भी देखनी होगी, बहुत जरूरी है स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। पहले तो डिपार्टमेंट्स की बात की जाती थी कि डिपार्टमेंट ही खोले जा रहे हैं, मध्य प्रदेश ने शुरुआत भी की थी, लेकिन पता नहीं अब कितना धरातल पे उतरा। तनिषा, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, 30 सेकंड में आप अपनी बात कह दीजिएगा। क्या चीज लग रही है आपको कि जो होनी चाहिए थी बजट में मिसिंग है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि जो स्पोर्ट्स के मतलब जो प्लेयर्स हैं उनके लिए कोचेस, जो ऑफिशियल कोचेस हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है राजस्थान के अंदर, जिससे ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है। और इसी चीज़ पे मैं करना चाहूँगी कि ऑफिशियल कोचेस का होना चाहिए। बिल्कुल, ताकि एक माहौल बन सके। मैं बहुत सारी चीज़ें जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए माफ़ी चाहूँगा। मैं सभी का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और बजट विशेष में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।